हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी को चैनल। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही होगी क्योंकि मुझे क्या ऑलरेडी जुकाम हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़े से इशू हो तो प्लीज़ इसको आज के लिए देख लेना। वैसे बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है। आज 28 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर की जो न्यूजेज है हिंदू एनालिसिस वाली, उसको हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी वीडियोज़ एक दिन बाद आती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मेरे सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं और जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा लगने वाला है कि आपके लिए जो 60 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है वो 30 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही जो ये वीडियो है बहुत ही ईजी सिंपल फॉर्मेट में है। आप एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। अभी क्या हुआ है, कतर के अंदर 8 फॉर्मर जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है कतर के अंदर। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें एक तो कतर की लोकेशन देखनी होगी जो आपको जाके आज मैप पे जाके कतर की लोकेशन देखनी है और उसके आसपास की जितनी भी डिटेल्स है उनको देखना है, ठीक है। और इसके सिंपल न्यूज़ का मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ अपना यूपीएससी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट सिंपल ये हुआ है कि अभी क्या हुआ कि पुराने जो हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स है उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। कहाँ पे? कतर में। तो अब से जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो ट्राई कर रही है कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस को अप्लाई करे और उनको डेथ पेनल्टी से बचाए। तो ये न्यूज़ चल रही है। तो ये हमारे लिए यूपीएससी के लिए काम की नहीं है और हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड हिंदू एनालिसिस। तो यहाँ पर उन्हीं इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाएगा जो कि यूपीएससी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम की है। एक न्यूज़ आई है गल्फ ऑफ गिनी। वहाँ पे क्या होने वाला है? अभी हमारा एक आईएनएस सुमेधा नाम से आईएनएस है, वो कहाँ गया है? अभी गल्फ ऑफ गिनी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं पहले गल्फ ऑफ गिनी क्या है। तो गल्फ ऑफ गिनी नॉर्थन मोस्ट पोर्शन ऑफ ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन, यानी जो ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन है उसके अंदर जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? गल्फ ऑफ गिनी का। गल्फ का मतलब क्या होता है? जो सी आकृति के होते हैं ना उनको गल्फ बोला जाता है। लोकेटेड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी जो अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है, इस चीज़ को याद रखना। अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी साइड में, एक तो वेस्टर्न कोस्ट में और अटलांटिक ओशन की नॉर्थन मतलब नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसके अंदर कौन सा है? गल्फ ऑफ गिनी। ये प्राइम मेरिडियन और जो एक तो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, उसका जो जंक्शन आता है, याद रखना, प्राइम मेरिडियन लाइन एंड जो इक्वेटर लाइन है उसके जंक्शन पर कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ गिनी है। ये नेरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है यहाँ पर। और वर्ल्ड की जो टोटल पेट्रोलियम रिजर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्ल्ड के जो टोटल पेट्रोलियम रिजर्व है उसका 35% कहाँ पाया जाता है? गल्फ ऑफ गिनी में। अब उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हमारी है आईएनएस सुमेधा। सुमेधा एक आईएनएस है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट सरयू क्लास नवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी जो सरयू क्लास की जो वेसल है, याद रखना सरयू क्लास, उसके नंबर, उसमें तीसरे नंबर की सिर्फ कौन सी? आईएनएस सुमेधा। और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी पूरी इंडिया के द्वारा डेवलप्ड है। इसको डिजाइन एंड बिल्ड किया गया है बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 2014 में इसको कमीशन किया गया था इनटू नेवी के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? EEZ जो होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसको सर्विलेंस करना, एंटी पायरेसी पेट्रोल, फ्लीट सपोर्ट, ऑपरेशन मेरीटाइम सिक्योरिटी, यानी एक तो एंटी पायरेसी पेट्रोल्स हो गया, एक फ्लीट को सपोर्ट करना, ऑपरेशन को, एक मेरीटाइम सिक्योरिटी। मेरीटाइम सिक्योरिटी का नाम पता है आपको कि मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी पेट्रोल और EEZ की सर्वेलेंस करने का काम किसका है? आईएनएस सुमेधा का। इसके फीचर्स क्या है? तो ये एक एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड को कैरी कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर इसकी सत्ता इतनी जोरदार है कि अगर एक एयरक्राफ्ट जो होता है हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसको भी कैरी करने का काम कौन सा आईएनएस कर सकता है? आईएनएस सुमेधा। न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है सरोगेसी को। अभी आपने पढ़ा होगा सरोगेसी क्या होता है, इसको हम समझ रहे हैं। तो आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है सरोगेसी। एक मूवी का नाम है मिमी, याद हो तो मतलब ये अमेजोन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मिमी। और वो अपने मूवी के हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है पर आप सब जानते हैं उसको, कीर्ति सेनन। हाँ, कीर्ति सेनन की एक मूवी है मिमी, उसमें सरोगेसी को दिखाया गया है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी में क्या होता है कि जैसे एक पर्सन है और एक तो मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनके हस्बैंड का स्पर्म लिया जाएगा एंड वाइफ का क्या लिया जाएगा? वाइफ का जो एग होगा, उन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइज़ किया जाएगा दोनों को, और उनको पहले उन दोनों को बाहर निकाला जाएगा, उस स्पर्म को और जो एग है उन दोनों को फर्टिलाइज़ करके किसी मतलब उनको फर्टिलाइज़ किया जाएगा। और जो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जब दोनों का फर्टिलाइजर हो जाएगा, जब उस फर्टिलाइज को क्या किया जाएगा? IVF टेक्निक के थ्रू उसको फर्टिलाइज किया जाएगा। और जो वो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को कहाँ पर, उसको जो एक दूसरी वुमन होगी जो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करेगी कि मैं तैयार हूँ, उसके जो अंडा से होता है, उसका जो एग होता है, उसके अंदर डाल दिया जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पर वॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा उस पर अधिकार किसका होगा? जो ओरिजिनल माता पिता का होगा, क्योंकि उसके अंदर एग और स्पर्म तो मम्मी पापा का है, तो उनके फीचर्स भी कैसे होंगे उस बच्चे के? माता पिता के। तो अभी ये चीज़ मैंने आपको सिंपल में समझा दी। अब इसको अपन पढ़ते हैं। सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट इन विच ए वुमन, यानी एक वुमन एग्रीज टू कैरी, यानी वो तैयार हो जाती है कैरी करने के लिए, एंड गिव बर्थ टू ए चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और कपल, यानी अनदर पर्सन और कपल के बिहाफ पर वो तैयार हो जाती है किसको? एक बच्चे को जन्म देने के लिए। सरोगेसी इसको बोलते हैं उनको जो इंटेंडेंट पेरेंट है, जो कि जिनका एग और स्पर्म होता है, और सरोगेट कौन होता है? वह औरत जो कि तैयार हो गई है अपने
एग के अंदर उस फर्टिलाइज्ड जो स्पर्म को रखने के लिए तैयार हो गई है, जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई है, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट ऑल्सो कॉल्ड ए जेस्टेशनल कैरियर, उसको एक जेस्टेशनल कैरियर भी बोला जाता है कि जेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि उस पीरियड के लिए बच्चे को होल्ड करके रखना, तो एक तरह से वो एक जेस्टेशनल कैरियर भी है क्योंकि उस पीरियड के लिए वो अपने बच्चे को रखेगी। इज ए वुमन हु कंसीव्स, कैरीज एंड गिव्स बर्थ, किसको बर्थ देती है, टू ए चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन और कपल। यानी सरोगेट ऑल्सो कॉल्ड ए जेस्टेशनल कैरियर इज ए वुमन हु कंसीव, जो कंसीव करती है, कैरी करती है, गिव्स देती है बर्थ टू ए चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन और कपल। अब इसमें भी सरोगेसी दो टाइप्स की होती है, एक तो अल्ट्रास्यूस्टिक सरोगेसी, एक होता है कॉमर्शियल सरोगेसी। अल्ट्रास्यूस्टिक सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई कंपनसेशन नहीं होता है, यानी उसको कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है सरोगेट मदर को, जबकि सिर्फ उसको एक तो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है प्लस इंश्योरेंस कवरेज, अगर कोई प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है, उसका खर्चा ही दिया जाता है, उसके अलावा उसको और कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होता है। वो किसके बिहाफ पर काम करती है कि उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई परिवारजन है, रिश्तेदार है, अगर उसके बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उस समय क्या किया जाएगा, सरोगेट मदर क्या करेगी, जो उनकी रिश्तेदार होगी या उनकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो तैयार हो जाती है इस तरह, तो उसमें कोई कंपनसेशन नहीं होता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रास्यूस्टिक सरोगेसी। एक होती है कॉमर्शियल सरोगेसी, जो कि काम किया जाता है पैसे के लिए। उसमें क्या होता है कि सरोगेसी और इट्स रिलेटेड प्रोसीजर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी बेनिफिट और रिवॉर्ड के लिए, जो कि कैश या काइंड में हो सकते हैं, एक्सीडिंग द बेसिक मेडिकल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस कवरेज। उसमें बेसिक जो मेडिकल एक्सपेंस होगा और इंश्योरेंस कवरेज होगा, उसके अलावा एक मॉनेटरी कंसिडरेशन भी इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल सरोगेसी। तभी इसके लिए सरोगेसी के लिए कानून लेके आए गए, क्योंकि कॉमर्शियल सरोगेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धीरे धीरे लोग यही करने लगे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसा सोचती है कि अगर हम बच्चे को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा शरीर बिगड़ जाएगा, हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, वैसा। तो इस तरह की थॉट के कारण ही सरोगेसी पर अब कानूनन मतलब इसमें कॉमर्शियल सरोगेसी पर एक तरह से थोड़ा सा बैन टाइप भी लगाया गया है कि उसके अंदर क्या होगा कि सरोगेसी के अंदर हर सरोगेसी को अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, गोवा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट, गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो कि फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो फ्री IVF ट्रीटमेंट करेगा। इट इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर, यानी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि यूज किया जाता है ताकि असिस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स और कपल्स को हु आर फेसिंग फर्टिलिटी चैलेंजेज इन अचीविंग प्रेगनेंसी यानी जो प्रेगनेंसी अचीव करने के अंदर जो फर्टिलिटी चैलेंज है उनको फेस करने के लिए मेडिकल प्रोसीजर होता है। यानी इट इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर जिसका यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल और कपल्स को जो कि फर्टिलिटी चैलेंज को फेस कर रहे हैं इन अचीविंग प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे IVF टेक्निक के थ्रू एग और स्पर्म को मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है। IVF इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। IVF एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर एग्स को रिट्रीव किया जाता है फ्रॉम ओवरीज एंड मैन्युअली कंबाइन किया जाता है। मैंने आपको भी समझाया था, मैन्युअली कंबाइन किया जाता है विद स्पर्म इन लैब फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है किसका, स्पर्म का और एग का। और सेवरल डे आफ्टर, यानी फर्टिलाइजेशन के कुछ दिन बाद जो फर्टिलाइज्ड एग, जिसको अभी क्या बोला जाएगा, एम्ब्रो, याद रखना। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको क्या बोला जाएगा, एम्ब्रो। उसको एक यूट्रस यानी एक अंडाशय के अंदर डाल दिया जाता है दूसरी महिला के। प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन दिस एम्ब्रो इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूट्रिन वॉल। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये एम्ब्रो बड़ा होता जाएगा, ये अपने आप को मतलब धीरे धीरे ग्रोथ करवाएगा, तब क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रोसीजर कैन बी डन यूजिंग ए कपल्स ओन एग्स, यानी जो प्रोसीजर होता है उसको किया जा सकता है यूजिंग ए कपल्स ओन एग्स एंड स्पर्म, और IVF में इन्वॉल्व एग्स। अब जैसे इस प्रोसीजर के अंदर किया जा सकता है यूजिंग ए कपल्स ओन एग्स, यानी कपल के खुद के एग्स एंड स्पर्म से। और IVF में ऑल्सो इन्वॉल्व एग, स्पर्म और एम्ब्रोइज फ्रॉम ए नॉन और एनोनिमस डोनर, यानी ऐसे डोनर जो कि मतलब IVF के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि या तो माता पिता डोनर बने या फिर कोई अलग व्यक्ति है वो भी एग का डोनर बन सकता है, स्पर्म का डोनर बन सकता है और एम्ब्रॉय का डोनर बन सकता है, कोई एनोनिमस डोनर से या किसी जान पहचान वाले डोनर से। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने को इतना सा ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों को समझने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी को अलाउ तो कर रखा है, लेकिन कॉमर्शियल सरोगेसी के अंदर कुछ बैन डाल रखे हैं कि कैसे, उसमें क्या बैन है मैं भी उनको भी समझा देता हूँ। कि जैसे सिंपल अभी क्या हो रहा है कि कॉमर्शियल सरोगेसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ सरोगेसी किसकी होगी, सरोगेसी में क्या होगा, सिर्फ माता पिता का एग और स्पर्म ही हो सकता है, बाकी उसके अलावा किसी और का आप एग और स्पर्म का यूज़ नहीं कर सकते। पहली बात तो ये याद रखना। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें अभी जैसे कि रिसेंट में एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर महिला एग प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सरोगेसी को अलाउ कर दिया है कि दूसरी महिला का एग भी चलेगा ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है और इस तरह उसके पास भी राइट है कि माँ बनने का अधिकार है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक सुन लो, इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मूव में वर्सन पोल्यूशन इफ स्टेप्स आर नॉट इन प्लेस, अगर स्टेप्स को सही नहीं लिया गया है। अब याद रखना, इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन अभी क्या न्यूज़ है कि इंडिया के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो और पोल्यूशन को बढ़ा सकती है अगर सही समय पर स्टेप्स नहीं लिए गए। सब सोच रहे होंगे यार ग्रीन हाइड्रोजन भी, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कोशिश कर रहे हैं और इससे पोल्यूशन बढ़ सकता है, कैसे, तो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ फॉर ए क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन, यानी जो क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन होता है, क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन, उसके लिए सबसे मोस्ट क्लीनिंग एलिमेंट्स जो पोल्यूशन फ्री है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की यूजेज क्या है, ये एक एनर्जी कैरियर है, ये एनर्जी सोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी कैरियर है जो क्या करता है, डिलीवर कर सकता है, स्टोर
डिलीवर और स्टोर कर सकता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कौन? हाइड्रोजन। तो उसके अंदर ये हाइड्रोजन की यूजेज है। इसको फ्यूल सेल के अंदर भी यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है एज ए फ्यूल ऑप्शन के रूप में भी। इसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में को जनरेट करने में भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमको चार चीज़ें समझनी होगी। एक तो होता है हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के टाइप समझने होंगे। एक तो होता है ग्रे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन कैसे जनरेट होती है? जैसे पानी है, उसका मतलब होता है H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट होता है। जब इलेक्ट्रोसाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, जब उसको पानी को इलेक्ट्रोसाइसिस करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन फ्री हो जाती है, हाइड्रोजन भी अलग हो जाता है। और उस हाइड्रोजन का यूज़ किस में हम यूज़ करेंगे? एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अभी उस हाइड्रोजन का यूज़, जैसे हाइड्रोजन वाली गाड़ी है तो उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा और उसका यूज़ फ्यूल की तरह करना है। ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अभी मेन लाइन क्या है इसके अंदर कि हमने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? सबसे मेन बात ये है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने जनरेट करने में अगर हम कोल के थ्रू जनरेट कर रहे हैं और अगर कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि हमने आउटपुट के टाइम पे तो पोल्यूशन फ्री कर दिया, लेकिन इनपुट के टाइम पे तो पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से पोल्यूशन फैलाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की डिमांड होगी उतना ज़्यादा हम उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जलाना होगा। तो अगर हम क्या करते हैं कि कोयले की जगह अल्टरनेटिव ऑप्शंस को अपनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी को इलेक्ट्रोसाइसिस करते हैं और हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो वो तो बन गया बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन। यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों पर पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर इनपुट के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं, कोल का यूज़ कर रहे हैं इनपुट के रूप में, तो उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, अगर कोल का यूज़ किया जा रहा है और इस कोल को कैप्चर नहीं किया जाता है। तो ये 10 किलो, अगर हमको 1 किलो हाइड्रोजन को जनरेट करनी है तो उसके लिए 10 किलो ऑफ CO2 रिलीज होती है उसके लिए, और ये चीपेस्ट सोर्स है, लेकिन ये पोल्यूशन बहुत फैलाता है। उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल होता है। इसके अंदर हम कोल का यूज़ तो करते हैं, हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर जो CO2 रिलीज होती है इनपुट के टाइम पे उसको कैप्चर कर लिया जाता है किसके अंदर, भूमि के अंदर, अर्थ के अंदर। उसको जब कैप्चर किया जाता है ट्री के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, ये ग्रीन हाइड्रोजन का इंट्रीम अल्टरनेटिव है। यानी ये उसका बिल्कुल नज़दीक वाला अल्टरनेटिव कौन सा है, उसके पास में। इंट्रीम अल्टरनेटिव का मतलब ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच का अल्टरनेटिव कौन सा, ब्लू हाइड्रोजन, क्योंकि हम उस कोयले को कैप्चर कर रहे हैं, उस कोयले से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। लेकिन आप सोचिए कि CO2 को हम कैप्चर कर रहे हैं, इसकी जगह हम अगर इनपुट के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करें तो, जैसे यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी टू स्प्लिट वाटर, यानी इनपुट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, उसके बाद हमने वाटर को स्प्लिट कर दिया उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होती है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है जिससे ऑक्सीजन भी बढ़ती है, लेकिन और इसमें डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अभी भी इसके अंदर हम हाइड्रोजन की ओर तो बढ़ गए हैं, आउटपुट की ओर तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इनपुट की ओर हमारा प्रोग्रेस उतना नहीं है। और उसके अलावा एक टर्क्यूअस हाइड्रोजन होता है, इसमें क्या होता है, मीथेन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लो कार्बन अल्टरनेटिव है टू ब्लू हाइड्रोजन, ये ब्लू हाइड्रोजन से कंपेरेटिवली लो कार्बन अल्टरनेटिव है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कम प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर तो जो कार्बन प्रोड्यूस होती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है ब्लू हाइड्रोजन में, लेकिन इसके अंदर कार्बन ही कम प्रोड्यूस होती है। उसके बाद होता है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसमें रिसर्च की बहुत कमी है अभी, केवल US और फ्रांस ऐसे 2 देश है जिसके अंदर ये US और फ्रांस बहुत ज़्यादा, उसके अलावा भी देश है, लेकिन US और फ्रांस ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर ये पोटेंशियल सोर्स बने हुए किसके लिए, पिंक हाइड्रोजन के लिए, और ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें रिसर्च की और ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है किसने, हमारी गवर्नमेंट ने। इसका मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा अबाउट 5 मिलियन टन तक। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, 5 मिलियन टन, याद रखना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। इसके अंदर अभी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी का टारगेट कितना रखा गया है, 500 गीगावाट, लेकिन अगस्त तक हमारा टारगेट कितना पूरा हुआ, 131 गीगावाट 2023 के अंदर। अब आप सोचिए हम कितना दूर हैं हमको हर साल अगर हमारे पास 7 साल है और 350 गीगावाट की कैपेसिटी अभी भी बाकी है उसके आसपास की, तो हमको क्या करना होगा, मोस्टली 50 गीगावाट पर ईयर जनरेट करने की जरूरत है। 45 गीगावाट का टारगेट दिया है 8 सालों के अंदर, लेकिन 2023 में हमने सिर्फ 13 से 14 गीगावाट ही प्रोड्यूस किया है एक्स्ट्रा, जबकि हमारा टारगेट कितना है, 45 गीगावाट हर साल, तभी जाके हम 500 गीगावाट का टारगेट क्रॉस कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, याद रखना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उसने उनके हिसाब से हाइड्रोजन
एनर्जी मिक्स का 12% मेकअप होगा, यानी 2050 तक हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल होगा टोटल मिक्स के अंदर। जो एनर्जी मिक्स होगा उसके अंदर 12% मिक्स किसका होगा, हाइड्रोजन का 2050 तक। और ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी रिपोर्ट्स होती है, उसका रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। वैसे भी इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, हाइड्रोजन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है ATR पैनल असेस प्रोग्राम ऑफ टाइगर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट। अब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने एक प्रोग्राम प्रोग्रेस को टाइगर जो रिबिल्डिंग प्रोजेक्ट होती है उसके टाइगर रीअसेस किया है। आज से क्या हुआ, 30 महीने पहले एक छोटा सा टाइगर मिला था उनको, तो उस टाइगर वो अभी बड़ा हो गया है। तो अब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का जो पैनल है वो सोच रहा है कि अब इसको हम टाइगर रिजर्व के अंदर मतलब इसको खुला छोड़ दें अभी जंगल के अंदर। तो वैसा करने से पहले इतने दिन तो वो उनकी निगरानी में था और उनके पास ही था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो अब उसको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो नाउ सबसे पहले हमको क्या ये न्यूज़ हमारे लिए काम की? नहीं, हमारे लिए 2 चीज़ें काम की। एक तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कहाँ पे एक टाइगर की जो प्रजाति होती है, टाइगर होता है वो कैसे क्या, तो टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। याद रखना पैंथेरा टिग्रिस। इंडिया के अंदर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इंडिया के अंदर सब स्पीसी को क्या बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस। और ये कहाँ से, एक तो साइबेरियन टेम्परेट फॉरेस्ट, जो साइबेरियन टेम्परेट फॉरेस्ट से सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तक ये पाए जाते हैं ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सुमात्रा के अंदर। सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, यहाँ पर बहुत सारी जगह ये टाइगर पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट केट स्पीसीज है एंड ए मेंबर ऑफ जीनस पैंथेरा। जो ये जीनस पैंथेरा के जो मेंबर है एक तो, और ये लार्जेस्ट केट स्पीसीज होती है। केट के अंदर भी बहुत सारी, एक तो केट होती है, टाइगर होता है, चीता होता है, तो ये सब केट की प्रजातियाँ हैं। तो केट के अंदर एक प्रजाति कौन सी है, टाइगर। 8 सब स्पीसीज आउट ऑफ विच 3 आर एक्सटिंक्ट। टाइगर की 8 सब स्पीसीज है। टाइगर की याद रखना कितनी सब स्पीसीज है, 8 है, उसमें से 3 तो एक्सटिंक्ट हो गई है। एक उसमें से जैसे बंगाल टाइगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा टाइगर पाया जाता है, तो बंगाल टाइगर। कैस्पियन टाइगर पाया जाता है टर्की में थ्रू सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया के थ्रू, और उसको वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक है एमूर टाइगर, एमूर रिवर्स के पास पाया जाता है रशिया के अंदर, चाइना के अंदर और नॉर्थ कोरिया में। जावा टाइगर होता है वो जावा इंडोनेशिया में पाया जाता था, क्योंकि अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। साउथ चाइना टाइगर साउथ सेंट्रल चाइना में पाया जाता है। बाली टाइगर बाली इंडोनेशिया में, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। और सुमात्रन टाइगर सुमात्रा इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इंडो चाइनीज टाइगर कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। अब समझो, एक तो इंडो चाइनीज टाइगर होता है, एक सुमात्रन टाइगर होता है, एक बाली टाइगर होता है, एक साउथ चाइना टाइगर होता है, एक जावा टाइगर होता है, एक अमूर टाइगर होता है, एक कैस्पियन टाइगर होता है, एक बंगाल टाइगर होता है, 1 2 इस तरह से 8 टाइप होते हैं, जिसमें से 3 एक्सटिंक्ट है। कौन कौन से, एक तो जावा टाइगर, एक कैस्पियन टाइगर और उसके अलावा बाली टाइगर। ठीक है, इसके 3 एड्स क्या है टाइगर्स के, तो उनको एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो धीरे धीरे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, अगर उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके अलावा एक पोचिंग होता है। पोचिंग का मतलब समझ लो आप, कि पोचिंग के अंदर क्या होता है कि अगर टाइगर की जो पॉपुलेशन होती है, अगर उनका बार बार हंटिंग होती है उनकी, तो धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन भी डाउन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़े 3 एड्स है। उसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व है। याद रखना 53 टाइगर रिजर्व है। उसमें लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, याद रखना नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद एक स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व होता है, बोर टाइगर रिजर्व बोलते हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर है। किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर बोर टाइगर रिजर्व स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। लार्जेस्ट कहाँ है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, और एक टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल के अंदर, टाइगर सेंसस होता है। उससे पहले एक चीज़ समझ लो, वर्ल्ड के अंदर जो जितने भी टाइगर्स है, टाइगर की पॉपुलेशन उसका 70% कहाँ पाया जाता है, इंडिया के अंदर। हमने 2018 के अंदर एक टाइगर की पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके तहत टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का जो टारगेट था, हमने 2018 तक कंप्लीट कर दिया है। 2022 का टारगेट था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन पर, एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था, उस पर 2022 का टारगेट था, हमने 2018 में उस टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। T/2 मतलब डबल करना था टाइगर की पॉपुलेशन को। और याद रखना टाइगर सेंसस कब आता है, तो हर 4 साल में एक बार टाइगर सेंसस रिलीज होता है। अब एक टॉपिक है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एक तो तमिलनाडु में। साउथर्न वेस्टर्न घाट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अन्नामलाई पराम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर्ड इन 2003। अब इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। साउथर्न वेस्टर्न घाट का जो साउथ वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट के अंदर जो साउथ वाला एरिया है, साउथर्न वेस्टर्न घाट, उसके अंदर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पाया जाता है। तमिलनाडु का ये है। इसके अंदर ये किसका पार्ट है, अन्नामलाई पराम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व, जो कि 2003 के अंदर डिक्लेयर हुआ था। उसका पार्ट कौन सा है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई पराम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व। ईस्ट के अंदर, इसके ईस्ट साइड में कौन सा है, ईस्ट साइड में पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, जो कि केरला के अंदर पाया जाता है। साउथ वेस्ट के अंदर सॉरी इसके अंदर ईस्ट के साइड में तो है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, और साउथ वेस्ट के अंदर, जो साउथ वेस्ट है उसके अंदर क्या नाम है, एक तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एराविकुलम नेशनल पार्क। याद रखना, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तो उसके साउथ वेस्ट के अंदर है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बिल्कुल आपको सही लिखना है कि साउथ वेस्ट में चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एराविकुलम नेशनल पार्क है, और ईस्ट में पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। इसके अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, तो एक तो केदार्स, मलासार्स,
मलाई मादासर मलाई मालासर, पुलाइयार और मुदवार्स एंड एरावलन। याद रखना, एक तो कदार्स, मेलासर्स, मलाई मारासर, पुलियार, मुदावर्स और एराविकुलन। ठीक है, ये ट्राइब्स है इसके अंदर पाई जाती है। एक न्यूज़ और इंपॉर्टेंट है एथिक्स कमेटी की, और उसके अलावा एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एथिक्स कमेटी भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि जो लेडीज़ के अंदर जब जॉइंट्स होते हैं, जो उसके अंदर जब पेन होने लग जाता है उनकी बोन्स के अंदर, तो ऑस्टियोपोरोसिस विच लिटरली मीन्स पोरस बोन इज ए डिसीज इन विच द डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ बोन आर रिड्यूस। जिसके अंदर बोन यानी जो हड्डियों की क्वालिटी और डेंसिटी जब रिड्यूस हो जाती है तो उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है। बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट मेजर, एक याद रखना है कि इसके लिए क्या होता है कि एक टेस्ट होता है जो पता लगाता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर है या नहीं है। तो कौन सा है? ये इंसान, आदमी औरत दोनों में पाया जाता है, लेकिन औरतें ज़्यादातर इसकी शिकार ज़्यादातर होती है क्योंकि उनकी हड्डियाँ क्या थोड़ी छोटी होती है, इसलिए वो इस बीमारी से जल्दी ग्रसित हो जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है जो मेजर करता है हाउ मच कैल्शियम एंड अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर इन एरिया ऑफ बोन। एक होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, उसका काम क्या होता है कि कैल्शियम और जो अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स है वो हड्डियों के चारों तरफ कितना है उसको मेजर करने का काम कौन सा टेस्ट करता है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इसका क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी की प्रीलिम्स में। उसके अलावा प्रिवेंशन यानी गुड न्यूट्रिशन, हमको अगर इसको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो एक तो गुड न्यूट्रिशन का फॉलो करो, हमको प्रोटीन लेना चाहिए, उसके अलावा हमको सनलाइट में बैठना चाहिए, विटामिन डी को मतलब ताकि हमें विटामिन डी मिले, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके कारण क्या फायदा मिलेगा? हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी। वुमेन्स आर मोर लाइकली टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस देन मेन। इसका कारण क्या है? वुमन है स्मॉलर थिनर बोन्स होती है, स्मॉलर छोटी और थिनर पतली बोन्स होती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन पाया जाता है वुमन के अंदर, वो जो कि बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। क्या नाम है वो? वुमेन्स में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। अगर वो बहुत जल्दी, जो कि बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो वुमेन्स में बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण वुमन आर मोर लाइकली टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस देन मेन। अब हम पढ़ेंगे एथिक्स कमेटी। एक इन्फॉर्मेशन है एथिक्स कमेटी, जो कि न्यूज़ में उसका रीज़न क्या है कि अभी क्या हुआ कि हीना नंदानी नाम का एक व्यक्ति है, उसने मतलब एफिडेविट साइन किया है, ऐसा महुआ ने बोला है। तो एक हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद है, वुमन सांसद, ऐसा उन्होंने बोला है, तो इसके अंदर एथिक्स कमेटी का रोल आ गया है। तो हमको क्या पढ़ना है कि एथिक्स कमेटी इन पार्लियामेंट के अंदर। तो सबसे पहले एथिक्स कमेटी क्या पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पाई जाती है? तो बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पाई जाती है। लोकसभा में इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 2000 के अंदर। राज्यसभा में कब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था? 1997 में। याद रखना, इसका लोकसभा में कंपोजिशन, इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, और इसको कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर। जबकि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 10 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 15, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 10 मेंबर्स। लोकसभा में नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर। राज्यसभा में नॉमिनेट कौन करता है? चेयरमैन। याद रखना, इसके अंदर भी टर्म 1 साल होती है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी टर्म मतलब 1 साल ही होती है मैक्सिमम टर्म्स। ठीक है, इसकी एथिक्स कमेटी की बात कब से स्टार्ट हुई? तो एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन को हम ट्रेस कर सकते हैं कि एक प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1996 के अंदर, अक्टूबर के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। उससे डिसाइड किया गया कि हाँ अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एथिक्स कमेटी की स्थापना करनी चाहिए। और 1997 में राज्यसभा में हो गई, 2000 के अंदर कहाँ हो गई? लोकसभा के अंदर। इसका हर हाउस की इसकी एथिक्स कमेटी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई एथिकल मेंबर्स के, एक तो एथिकल कंडक्ट एंड जो मोरल्स होते हैं उनको ओवरसी करना। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन ऐसा है या मेंबर है, अगर वो कंप्लेन करता है कमेटी को रिलेटिंग, कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी कंप्लेन कर सकता है, किससे रिलेटेड? अगर जो संसद के जो मेंबर्स है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, उनके अनएथिकल कंडक्ट से रिलेटेड इस कमेटी को कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या कि जो मेंबर्स को ही से रिलेटेड ही केसेस इसमें देखे जाएंगे। मतलब जो पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं, लोकसभा को हो, राज्यसभा का हो, भले ही वो किसी का भी हो, उससे रिलेटेड केसेस कौन देखेंगे? एथिक्स कमेटी। ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं? एक तो ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ लिया है, एथिक्स कमेटी को पढ़ लिया है, उसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को पढ़ लिया है, टाइगर्स को पढ़ लिया है कि उनका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, इंडिया के अंदर पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है। और उसके अलावा और क्या पढ़ लिया है? उसके अलावा हमने सरोगेसी को पढ़ लिया है, और INS सुमेधा को पढ़ लिया है। हाइड्रोजन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिए हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का क्या नाम था? टर्कोइस हाइड्रोजन, जो कि मतलब वो मीथेन का यूज करता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने INS सुमेधा को पढ़ लिया है, सरोगेसी भी कंप्लीट हो गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक को पढ़ लिया है, और उसके अलावा एक टॉपिक और हमने क्या पढ़ा है? गल्फ ऑफ गिनी भी पढ़ लिया है। इस तरह हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं आज के। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आएगा। आपको कुछ कमी लगती है तो आप बोलिए, इसमें हम तुरंत इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार आप पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।